ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना की इस जंग में पूरा देश एकजुट होकर इस महामारी का मुकाबला कर रहा है और ऐसे में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएं। कोरोना के इस दौर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम खुद सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए और अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करिए। श्रोताओं, आज के इस कोविड-19 पर विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नरेश गुप्ता। आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारी ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर नरेश जी, नमस्कार जी। नमस्कार, आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ये मुझे मौका दिया। डॉक्टर नरेश, आपका चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रहा है। अगर हम देखें तो एकेडमिक्स हो चाहे वो प्रैक्टिस हो, दोनों ही केसेस में आपके पास बहुत कई दशकों का अनुभव है। इस समय देश में कोविड-19 की जो मौजूदा स्थिति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो कोविड-19 की स्थिति आज की तारीख में है और पिछले 3-4 महीने से 5 महीने से वो पूरी दुनिया में ऐसा फैला हुआ है, तभी इसको महामारी का रूप दिया गया जी। तो हम इसको देखेंगे बाकी देशों के संदर्भ में, और काफी जहां पे महामारी ने भयानक रूप लिया है वहां हालत इतनी खराब है कि उसको देख के लगता है कि हमारे यहाँ हालत अभी भी थोड़ी संभली हुई है, और उसका श्रेय जो है हमारी सरकार को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे प्लानर्स को, हमारे इम्प्लीमेंटर्स को, सबको जाना चाहिए कि ये जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन करा उसकी वजह से शायद ये हाथ से बाहर नहीं निकली है। हालांकि जब नंबर हम देखते हैं लगता है कि पहले से बहुत बढ़ रहे हैं जी। अभी हम 60,000 के करीब जाने वाले हैं, पर ये भी मानिए कि उसमें से तकरीबन जो 18,000 तो ठीक हो गए हैं जी, और बाकी भी ठीक हो जाएंगे। और उसमें जो डेथ का हमारा रेट है, डेथ की भी जो संख्या है वो 2000 से नीचे ही है अभी जी। तो ये बढ़ रहा है नंबर, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और ये एक बीमारी है जो कि एक से दूसरे को लगती है। लेकिन ये मानना है कि अब जैसे जैसे अब समय गुजरेगा ये थोड़े दिन में नीचे संभलना शुरू और हो जाएगा, और कुछ हफ्ते में ये ऐसा दिखने लगेगा कि शायद कंट्रोल में आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी उभर के आई है पिछले 2-3 महीनों में जी, कि जहां जहां पे हमने मेला लगाया है, भीड़ इकट्ठा कराया है, जमघट हो गया है, वहां से जो है ये केस ज्यादा उभरने शुरू होते हैं। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे, आप दूर रहेंगे, आप खुली हवा में रहेंगे, खुले घर में रहेंगे, खुले वातावरण में, तो वहां इतना खतरा नहीं है जितना कि एक तरह जहां जुट बना लेंगे वहां पे बड़ी दिक्कत आती है। तो उससे हमको बहुत बचना होगा। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात की डॉक्टर नरेश आपने की, क्योंकि इस समय जब हम लॉकडाउन 3 के बाद हम ये देख रहे हैं कि सरकार ने कुछ तरीके की ढील भी दी है, हमारे जो ऑरेंज जोन हैं और कुछ सेवाओं को दोबारा से शुरू करने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया है लिमिटेड नंबर्स के साथ। लेकिन ये जो बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि कभी कभी हम इस चीजों को भूलकर भीड़ भाड़ इकट्ठा करनी शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा मेजर कॉज है इस महामारी को फैलने के लिए। जी, और उसमें देखिए कुछ हद तक ये चीज समझ भी आ सकती है। हमारा देश में जितना कार्यक्रम हो रहा है कोविड के लिए, सिर्फ हमारे भारतवर्ष में रहने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं, जो भारत के विदेश में रहने वाले व्यक्ति हैं
उनका शुरू में भी वापस लाने का इंतजाम कर रहा था और आजकल भी चल रहा है जी। लेकिन सरकार इस बात को भी समझती है कि अगर लॉकडाउन बहुत लंबे अरसे रहता है उससे एक मानसिक प्रेशर पड़ता है कॉमन आदमी के ऊपर, स्ट्रेस जिसको कहते हैं हम, स्ट्रेस हार्मोन्स आ जाते हैं। ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स आते हैं ये शुरू के कुछ हफ्ते बड़ा हमें फायदा करते हैं, हमारी लड़ने की क्षमता बढ़ा देते हैं, हमारी जागरूकता बढ़ा देते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन लंबे अरसे तक रहे तो ये थोड़ा उसी चीज को नुकसान भी देने लगते हैं। तो जैसे ही लॉकडाउन नीचे थोड़ा हल्का कर दिया गया था इस महीने के शुरू में, तो लोगों ने ये सोचा कि चलिए एक तरह से रिलीज फिनोमेनन आ जाती है कि अब थोड़ी शांति आ गई, और उसके चक्कर में वो भगदड़ मच गई कि आए जाएं, सड़क पे आए, मेला लगाएं, मार्केट में जाएं, और सब जगह पे जैसा हमने देखा तो वो कुछ हद तक समझ आता है। लेकिन हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो भी सरकार आपको चीज बताती है वो उसके बेसिस पे बताती है जो कि साइंस में प्रूवन है, जो कि सच्चे हैं, जिसमें कोई फेक न्यूज नहीं है, किसी और का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उनको कायदे कानून को, नियम को आप अगर पालन करेंगे, आपको कोविड से ही नहीं बाकी और बीमारियों से भी रक्षा होगी। डॉक्टर नरेश, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें बताई कि जो लॉकडाउन में जब हम घर पे हैं, बहुत सारी चीजें, कुछ लोग इसको बहुत ही पॉजिटिव और इनोवेटिव तरीके से ले रहे हैं, जबकि वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस में हैं, और आपने ये बोला कि स्ट्रेस हार्मोन्स सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जब हम लॉकडाउन में हैं, हमें क्या करना चाहिए कि हम बहुत पॉजिटिव रहें? क्या ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए? देखिए, जो लॉकडाउन में जब हम रहते हैं तो उसमें एक चीज बड़ी आपको गौर फरमाने वाली होगी कि अगर हमारा खाली दिमाग रहेगा जी तो हमको बड़ी दिक्कत आने वाली है। और इसीलिए हम कहते हैं कि लॉकडाउन में सबसे पहले जो है, आप ये मान के चलें कि लॉकडाउन कोई परमानेंट लॉकडाउन नहीं है, और हम उसको उतने हद तक नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे जितना कि हो सकता है। और उसके लिए 4-5 चीजें बड़ी जरूरी हैं। सवेरे उठ के जी आप पहले 2-4 मिनट लगाइए जिसमें आप सोचिए कि आज मैं अपने दिन में क्या करूंगा, पूरे दिन में घर पे जो भी करना है जी। उसमें आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ये सोचने के समय योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या जस्ट गहरी सांस लीजिए, 2-3-4 मिनट में सोच लीजिए आज मैं अपने दिन में कैसा इसको अपना दिन बिताऊंगा। अगर एक बार उसको आपने लगा लिया तो एक रास्ता आपको दिख गया। रास्ता दिखने के बाद एक आप अपना प्रोग्राम चार्ट बना के रखिए कि मैं इतने समय तक ये करूंगा। अब ये करने के लिए चीजें बहुत सारी आ गई हैं जी। खास तौर से ये जो टीवी और ये इंटरनेट और मोबाइल है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कि आप वो कर सकते हैं जो आप पहले कभी नहीं कर सके जी। आपको संगीत सीखना था, आप नहीं सीख सके, आपको डांस सीखना था, नहीं सीख सके, आपका कोई सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में, बायोलॉजी में रुचि थी, मुश्किल लगता था, नहीं कर सके। तो ये सारी चीजें आप उसमें कर सकते हैं। फिजिकल चीजें, आप फिजिकल फिटनेस बढ़ाना चाहते थे, या कुछ ऐसे योगा सीखना चाहते थे, या कोई ऐसी चीज एक्टिविटीज थी जो करना चाहते थे, पेंटिंग करना चाहते थे, वो आज आप कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर नरेश आपने। उसके अलावा आप घर में कुकिंग करना चाहते हैं, आप कितनी सारी एक्टिविटीज हैं जी। आप उन सब का प्लान बनाइए कि मेरे को क्या क्या करना है, और दूसरा वो प्लान चार्ट आप बना के रखिए। जी डॉक्टर नरेश, आप उसके साथ स्टिक करिए कि मेरे को ये ऐसे करना है, और बीच में ऐसे ऐसे ब्रेक लेना है जिसमें आप अपना नाश्ता करेंगे या खाना खाएंगे या सब कुछ करेंगे जी। एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस समय आप घर में लॉकडाउन में है, चांसेस है आप अकेले नहीं होंगे, 1-2 लोग और होंगे, उससे भी आप डिस्टेंसिंग करते हैं, लेकिन वो उसी घर में रहते हैं, आपके अपने फैमिली के सदस्य हैं। आप इन सब जो नए गैजेट्स आए हैं, मोबाइल के, टैबलेट के, लैपटॉप के, टीवी के, इन सब में इतने ना उलझ जाएं कि आप उनको भूल जाएं। जी। तो आप एक समय निकालिए जिससे कि उनके साथ बैठ के
जी डॉक्टर साहब, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपने हमारे जो लिसनर्स हैं, स्पेशली वो लोग जो घर से भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा आपने उनका एक रूटीन किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से उन्हें इसे हैंडल करना चाहिए, ये बात बताई। यहाँ पे आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश यानी रिवाइज्ड डिस्चार्ज पॉलिसी जारी की है, तो इसमें क्या है ये रिवाइज्ड डिस्चार्ज पॉलिसी? जो रिवाइज्ड डिस्चार्ज पॉलिसी है, एक तरह से कह लीजिए ये भी लिबरल हो गई है। जैसे लॉकडाउन लिबरल हो गया, ये भी लिबरल हो गया जी। लिबरल करने के 2-3 फायदे होते हैं। एक तो एक कि हमारे सिस्टम पे प्रेशर कम हो जाता है, और दूसरा जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है सोसाइटी में, समाज में, तो लोगों को भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। और तीसरा इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि हम भी अपनी बीमारी के लिए कुछ कर रहे हैं, वो आ जाता है। और चौथा जो मैं समझता हूँ बड़ा महत्वपूर्ण है जी, ये जब से कोविड शुरू में आया तो लोगों को लगा कि महामारी के साथ पता नहीं कैसी भयानक बीमारी है जी। इतनी भयानक है कि जो लोग रक्षा करते थे, जो चिकित्सक थे, उनके अगेंस्ट भी ये सोचने लगे कि शायद ये बीमारी लेके आ रहे हैं। ये नहीं समझे कि कल को किसी को बीमारी होगी, वो इलाज करेंगे। तो अगर ये जो डिस्चार्ज हमारी लिबरलाइज करी है जी, इसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा, उनको लगेगा कि ये ऐसी बीमारी नहीं है, ये कोई कि जिससे कि हमें इतना घबराना चाहिए। तो अब उसमें क्या करा है उन्होंने? पहले हम लोग, आपको ध्यान होगा सिद्धार्थ जी, पहले हम क्वारंटीन में भी सरकारी जगह पे रखते थे जी। फिर कहा कि सबको क्वारंटीन सारी उसमें सरकारी जगह पे रखने की जरूरत नहीं है, जो लोग घर पे मैनेज कर सकते हैं वो मैनेज कर लें। अब दाखिले में भी 3 तरह की कैटेगरी होती थी, जो हल्के फुल्के केस होते थे, जिसको माइल्ड केस कहते हैं, या कि बिल्कुल अभी सिम्टम आए हैं या कि नहीं भी आए हैं। अब उनको जो 2 हफ्ते रखते थे, अब कहा कि नहीं, हम उनको अब 10 दिन के बाद जो है हम उनको छुट्टी कर सकते हैं, बशर्ते कि वो 3 दिन बिना बुखार के हैं जी। उसके आगे का 1 हफ्ता वो घर पे अपना एहतियात रखेंगे और अपने आप को आइसोलेट करके रखेंगे। तो उससे काफी हद तक, क्योंकि मेजॉरिटी केस जो है 60% केसेस में होते हैं जी, जब वो वहां जाएंगे तो फैमिली को, समाज को भी कॉन्फिडेंस आएगा जी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ये कही है। और डॉक्टर साहब, चूंकि एक फोन इन कार्यक्रम है तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो टेलीफोन लाइन पर हैं, और इस समय हम रुख करेंगे जम्मू का, जहां से हमें कॉल कर रहे हैं उपेंद्र नाथ जी। उपेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी भूपेंद्र जी। मैं उपेंद्र नाथ बोल रहा हूँ जी। जी उपेंद्र जी। मेरी उम्र 90 साल है, बहुत, और मुझे 12 साल से ज्यादा से सांस की तकलीफ है जी। इस वक्त मैं सुबह न्यूमेराइजर लेता हूँ और शाम को इनहेलर जी। तो इसके अलावा और कोई क्या जो आपकी तरफ से इश्यू होती रहती है, मैं वो करता हूँ, उसका पालन करता हूँ। और बताइए कोई मुझे क्या करना चाहिए? देखिए उपेंद्र जी, पहले तो मैं आपको बधाइयां देता हूँ कि आपकी इस बीमारी के बावजूद भी आप अपना इतना ख्याल रखते हैं और इतने जागरूक हैं कि बाकी जो हमारे समाज के सदस्य हैं उनको आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बात कही, और बहुत सारे हमारे लिसनर्स जो सुन रहे होंगे उपेंद्र जी को, आज वो एक रोल मॉडल हैं हमारे जी। और ये भी पक्का है कि उपेंद्र जी अपना देखभाल जो है, उनका जीवन शैली कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से वो इतना अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे खांसी की बीमारी, ये सांस की बीमारी जैसे इनको है, या जिसमें इनहेलर लेते हैं, तो मेरा ये मानना है कि इनको लंग्स की, फेफड़े की बीमारी है। वो बीमारी ऐसी है, वो किसी को भी आ सकती है। और उसमें एक चीज का बस आप ध्यान रखें, या मैं बाकी लोगों को भी जागरूक करना चाहूंगा समाज के, कि जो ये फेफड़े की बीमारी है, जो बहुत लोगों को होती है, जिसमें कि अक्सर खांसना हुआ, सांस लेना हुआ, वीजिंग हुआ, ये सब आते रहते हैं। उस बीमारी में ये जो कोविड बीमारी है, ये भी उसी फेफड़े को असर करती है जिसकी वजह से खांसी है। और अगर ये उम्र भी ज्यादा है तो समझ लीजिए कि ये दुधारू तलवार हो जाती है। वही कोविड लंग्स में जाएगा, फेफड़े में जाएगा और अफेक्ट करेगा। तो उसके लिए हमको ये देखना है कि लंग्स में जो हम कर सकते हैं उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और उसके साथ कोई ज्यादती नहीं करनी चाहिए। ज्यादती का मतलब
लोग जैसे धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान का सीधा असर फेफड़ों के ऊपर जाता है और जैसे ही वो नुकसान होगा वो कोविड को भी नुकसान करेगा। जी। दूसरा, आप अपने आप को बाकी ऐसे वातावरण में रखें जहां में धुआं और धुएं वाली चीज, पोल्यूशन वाली वातावरण, दूषित होने वाली चीजें नहीं हो। तीसरा, जैसे उपेंद्र जी करते हैं, आप अपनी दवाइयां नियमित रूप से लीजिए। जैसे इन्होंने कहा हम इनहेलर लेते हैं, जैसे आपको बताई गई है वो नियमित रूप से लीजिए। चौथा, फेफड़ों के लिए बड़ी अच्छी और कारगर वैक्सीन उपलब्ध है। 90 साल की उम्र में और खासतौर से जिनको छाती की तकलीफ है उनके लिए वैक्सीन आती है, जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है, न्यूमोकॉकस की वैक्सीन आती है, हीमोफिलस की वैक्सीन आती है। ये वैक्सीन बड़ी कारगर है और उपलब्ध है हमारे देश में सब जगह। इनको जैसे नियमित रूप से डॉक्टर बताए उसको आपको लगाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने जी बताइए। उसके बाद ये भी आप ध्यान रखिए कि ये जो फेफड़े में जो बीमारियां आती है, जैसे कोविड आती है, कोविड सिर्फ एक बीमारी है, लेकिन कोविड के जैसी बीमारियां और वायरस से 100 वायरस हैं जो कि और आके कर सकते हैं। तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि आप कोविड को भी बचाना है अपने आप को और दूसरे वायरस से बचाना है। और उसमें जो ये हम इसके लिए सारी चीजें बताई जाती हैं कि आप जो है ये सांस लेने से, खांसने से, थूकने से, चीखने से फैलती है। तो आप पहले तो इधर उधर थूकना बंद करिए, खांसना बंद करिए और ऊपर मास्क लगाइए। और दूसरा, अगर कोई और भी अगर खांस रहा है उसको भी बताइए कि आप ये मास्क लगाएं और इधर उधर ना थूकें। जी। और जब अगर किसी वजह से छींक आ जाए या खांसी आ जाए तो अपनी कोहनी रखिए, रुमाल रखिए, साफा रखिए, कुछ भी लगा लीजिए जिससे कि वो रुक जाए। डॉक्टर साहब, आज दिन भर समाचारों में 2 दवाओं की बहुत चर्चा हुई है, जिसमें CSIR को कोविड-19 के उपचार के लिए 2 दवाओं के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फाइटो फार्मास्यूटिकल और दूसरी फेविपिराविर, ये 2 ड्रग्स के ट्रायल की मंजूरी दी है। तो आज CSIR के जो DG हैं शेखर मांडे जी ने, उन्होंने आज एयर न्यूज को भी बताया कि इनका परीक्षण 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा। तो हमारे श्रोता इस बारे में जानना चाहेंगे कि कौन सी ये दोनों ड्रग्स हैं और उनके क्या फायदे हैं। देखिए, ये जो दवाइयां जिनको की आज परमिशन दी है इसमें रिसर्च करने के लिए, कोविड के लिए, ये दोनों दवाइयां देखी भाली दवाइयां हैं। फेविपिराविर जो दवाई है वो पहले से 3-4 साल पहले आई थी जी। और इसको एक और वायरस के इलाज के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए इस्तेमाल भी करा जाता है। तो ऐसा मानना है इस दवाई को देखते हुए कि ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हो सकती है। तो ये अच्छी दवाई है जिसको कि ठीक समय पे परमिशन मिली है। दूसरी दवाई जो है हमारी जड़ी बूटी से कह लीजिए आप बनी हुई है, जिसको आप फाइटो फार्मास्यूटिकल कह रहे हैं। ये भी कोई, इसको भी जो एक ऐसी चीज है ये जिसको ICG भी एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके 2-3 ऑफिस हैं, जिसमें एक दिल्ली में है। उन्होंने इसकी जो है परमिशन ली थी कि हम इसके ऊपर रिसर्च करना चाहेंगे। ये भी 3-4 साल की बात हो गई है। तो ये अपने देश की दवाई एक तरह से मान के चलिए, एक अंग्रेजी दवाई और एक देसी दवाई, दोनों को मिला है ये इलाज के लिए। और लेट अस होप कि जल्दी जल्दी इलाज ये शुरू होगा। एंड ये मान के चले कि अगर ये कारगर होंगी तो इसमें भी हमारा देश जो है सबको राह दिखाएगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। और जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज के कोविड-19 के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नरेश गुप्ता। डॉक्टर नरेश, अपने अगले कॉलर को लेते हैं और दिल्ली से हमारे पास फोन आया है मोहम्मद वजीर जी का। हेलो वजीर जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। धन्यवाद। मैं सर डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि इटली और स्पेन में जो ज्यादातर जो मृत्यु हुई है उसमें विटामिन डी की कमी से हुई है, क्या सर ये सच है क्या? यही मेरा सवाल है। जी नहीं मोहम्मद, ऐसा नहीं है। ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि विटामिन डी एक ऐसी चीज है, क्योंकि विटामिन डी जो है हमारा 90% सूरज की रोशनी से आता है। और पिछले आप देखेंगे जो जीवन शैली है उसमें सूरज को हमने तिलांजलि दे दी है। घर बना लिए हैं, घर में पर्दे लगा लिए हैं,
गाड़ी भी बंद कर दी है, हवाई जहाज भी बंद कर दिए, ऑफिस भी बंद कर दिया, तो सूरज नहीं मिलता तो विटामिन डी की कमी हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि सारी पॉपुलेशन को विटामिन डी मेजॉरिटी को कम है तो उसकी वजह से इटली में, स्पेन में या किसी और देश में उसकी वजह से ये डेथ हो रही है। वो डेथ होने का कारण अलग है, उसका विटामिन डी से कोई लेना नहीं है। और विटामिन डी का इलाज अपने उसमें करना चाहिए अपनी जगह पे, लेकिन ये नहीं मान के करना चाहिए कि विटामिन डी लेने से कोविड का राहत मिल जाएगी। अगर इतना आसान होता तो फिर शायद ये दवाई जो है अब तक सारी दुनिया में बहुत चल रही होती। बिल्कुल सब हमारे आकाशवाणी समाचार में भी हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि इस तरह की जितनी भी भ्रांतियां लोग व्हाट्सएप पे या दूसरी चीजों पे सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, क्योंकि उनका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता और लोग उसी को सच मान बैठते हैं, तो हम अपने सारे बुलेटिन्स में इस तरह की भ्रांतियों पे चर्चा करते हैं और जो फैक्ट्स हैं वो अपने श्रोताओं को बताते हैं। और इस बीच हम रुख करते हैं बिहार का, भागलपुर का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं शमीम खान। शमीम जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी स्वागत है आप। जी शमीम जी अपना सवाल पूछिए। सर ये पूछ रहे थे कि कोरोना का तो अभी कोई मेडिसिन तैयार हुआ नहीं है, तो वो पेशेंट ठीक कैसे हो जाते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। जी डॉक्टर साहब, और आपको मैं जो चीज बताऊंगा उसको शायद आप कुदरत की एक करिश्मा ही कह सकेंगे। कुदरत ने जो हमारे को शरीर बनाया है उसका सिस्टम इतना मजबूत बनाया है कि हम कोई भी वायरस ले लें, कोई भी पॉइजन ले लें, कोई भी कैंसर ले लें, उससे जूझने की क्षमता है। और जब हम 1000 से जूझ लेते हैं तो एक ऐसा होता है जो हमारे पार पाता है, जैसे कि कोविड आ गया है। तो शरीर के अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम है, एक अंदर उनकी एक आर्मी है बनी हुई है, फौज बनी हुई है। वो फौज जो है लड़ाई करती है वायरस से, कोई सा भी वायरस हो। तो ये जो कोरोना का वायरस जब अंदर शरीर में प्रवेश पाता है तो उसमें जो फौज है वो आके उसको अटैक करके खत्म कर देती है, निष्क्रिय कर देती है। और जिसको निष्क्रिय नहीं भी करा पाती है उसमें जैसे आपने देखा कि 100 में 60-80 लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा पता भी नहीं चलता है कि बीमारी में। जी 5% है जो कि खास तौर से सीरियस हालत में आते हैं। तो आप ये देखिए कि वो जो है ज्यादातर मरीजों को निष्क्रिय करने की जो पावर है, इसकी जो इम्यून पावर है वो बॉडी के अंदर मौजूद है। और कई तरह की इम्यूनिटी होती है, एक तरह की इम्यूनिटी नहीं है, कई तरह की इम्यूनिटी है। और उसको आप बना के रखेंगे तो आपकी इससे बचाव की पावर, क्षमता है और बढ़ जाएगी। हमारे शरीर में जिगर एक ऐसा ऑर्गन है जिससे कि ये इम्यूनिटी की पावर भी बढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर एक डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम भी होता है। पूरा खून में भी एक इम्यूनिटी की पावर होती है, वो सेल्स के द्वारा आती है। लेकिन जिगर को आप ये मदिरा पान से बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो पीलिया की बीमारी से राहत मिल सकती है, जिससे बचाव हो सकता है, अगर आप वो नहीं करते हैं, वो पानी गंदे पानी से भी आ सकता है और गंदे इंजेक्शन से भी आ सकता है। तो ये जो चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे जिगर को, लिवर को डैमेज कर सकती हैं, उससे आपको बचना चाहिए। धूम्रपान का हमने पहले ही जिक्र करा। खाना आपको बैलेंस खाना चाहिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। और वर्जिश, व्यायाम, योगा, कसरत जो भी आप करना चाहें वो बराबर करना चाहिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोरोना वायरस भी थोड़ा डर के रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने इम्यूनिटी की बात करी और इसके बारे में आजकल वैक्सीन के बारे में बहुत बात चल रही है और हमारा देश जो है ग्लोबल वैक्सीन मार्केट में 60% की हिस्सेदारी रखता है। अगर हम यूएन की बात करें तो वहां भी 60 से 80% वैक्सीन भारत से ही सप्लाई होती है। तो एक तरह से हम मार्केट लीडर हैं पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन में। तो आज की जो स्थिति है वैक्सीन को लेकर कोरोना में क्या है? देखिए, वैक्सीन जो है पूरे दुनिया की नीड है, इस समय सबको जरूरत है। और वैक्सीन जो बनने के तरीके हैं वो इतने आगे बढ़ गए हैं, जहां की पहले 8 साल 10 साल लगते थे, अब जो है 8 महीने में 10 महीने में वैक्सीन तैयार हो जाती है, उससे कम में हो जाती है। और इस समय जो है सब देश में उसका चल रहा है। हमारे देश जो है लीड कर रहा है, 4-5 को तो अप्रूवल हो चुकी है जी।
उनकी जो है वैक्सीन एक तरह से समझिए तैयार है, सबकी तैयार है। कई जगह तो रिसर्च भी शुरू हो गई है, मतलब ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गई है ऑक्सफोर्ड में तो। लेकिन ये जो ट्रायल है, वैक्सीन तो तैयार है, लेकिन आप ये सोच के चलें कि ये जो वैक्सीन है ये हम उन लोगों को नहीं देने वाले हैं जिनको कोविड हुआ है, ये हम उन लोगों को देने वाले हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है कोविड की, वो हेल्दी लोग हैं जी, प्रिवेंटिव। तो हेल्दी लोग, प्रिवेंटिव हेल्दी लोगों को अगर हम कोई नई चीज देना चाहेंगे तो दो चीजें हमें देखना पड़ेंगी। एक तो है कि उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा या दूसरे से भी वो पहला होना चाहिए कि वो कारगर होगी। तो वो कारगर की स्थिति तो अभी रिसर्च होके आ ही रही है, लेकिन ये देखने के लिए कि वो हेल्दी लोगों को देने पे नुकसान नहीं देंगी, वो हमको हेल्दी लोगों को दे के परीक्षण करके तभी उसको अप्रूव करना पड़ेगा, और इंसान को देने से पहले वो लैब में वो खरी उतरेगी। इस बात को तैयार करने के लिए उतना ही समय चाहिए जितना समय की वैक्सीन को डेवलप करने में। तो हो सकता है कि साल के अंत तक ये वैक्सीन भी आ जाएगी। डॉक्टर नरेश, आपने इस बात का उत्तर दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा थी कि जब हम वैक्सीन के मामले में इतने एडवांस हैं तो क्या कारण होता है कि वैक्सीन आने में इतना समय लगता है। लेकिन आपने बहुत ही इसको वैज्ञानिक ढंग से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से कितना समय लग सकता है और कहाँ पे क्या स्थिति है। और इसके बाद अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश का उमरिया का, जहां से राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी, अपना सवाल पूछिए राकेश। सर मैं जानना चाहता हूँ कि हम घर पर रहने के लिए, बचने के लिए कोरोना वायरस से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम घर पर क्या भोजन करें? जी, घर पे क्या भोजन करें? देखिए, ये आज की तारीख में लॉकडाउन का एक फायदा हो गया है, वो जो जंक फूड था वो बड़ा कम हो गया है। दो फायदे मैं कहूंगा जी। एक, वातावरण देखिए कितना साफ हो गया है, और वातावरण साफ होने से सारी चीजें नजर आने लगी अच्छी तरह से। ऐसे ही खाना पीना काफी हद तक साफ हो गया है, क्योंकि जो जंक फूड है वो खत्म हो गया है। आपको अपने घर में ही बनाना है और घर में खाना है। घर में बनाया हुआ जो खाना होता है वो बैलेंस होने का चांस पूरा होता है और स्वच्छ भी होने का पूरा होता है। तो आप घर पे वही खाना खाएं जो कि आप मध्य प्रदेश में खाते हैं, उसमें आपको कोई नया बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ये फल खाएंगे या फला चीज खाएंगे तो उससे कोरोना का फायदा होगा, कोविड को लड़ने में फायदा होगा, ऐसा नहीं है। आप वही खाएं जो रोटी, अनाज, दाल, सब्जी, जो दूध, दही, जो भी आपके पास उपलब्ध है और जो आप बराबर खाते थे, लेकिन उसको आप नियमित रूप से खाएं। ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन में बैठे हैं और आपने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया कि चलिए टीवी देखते हैं और उसके सामने बैठे खाते रहते हैं, तो पता चला कि 2 महीने के बाद तो आपका वजन बढ़ गया, या किसी को डायबिटीज है वो बिगड़ गई, ब्लड प्रेशर बिगड़ गया, सारी चीजें बिगड़ सकती हैं। आप उतनी ही मात्रा में खाएं जितना की जरूरत है। आपका वजन न बढ़ना चाहिए न घटना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी मात्रा ठीक है, आपकी खाना बैलेंस होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, पानी, फाइटोन्यूट्रिएंट्स वो सारे के सारे उपलब्ध हो। वो जो भोजन है वो शरीर में आपको पूरी तरह से तभी लगेगा जब भी आप इसका मेल किसी गंदी चीज से नहीं करेंगे जो कि नुकसानदेह हो सकती है। मतलब नमक ज्यादा नहीं खाएं, चीनी ज्यादा नहीं खाएं, मदिरा पान ना करें, धूम्रपान ना करें, और लाइफस्टाइल अपना ठीक बना के रखें। तीसरी चीज, ये खाना आपके शरीर में तभी अच्छे असर दिखाएगा जब इसके साथ आप थोड़ी कोई फिजिकल एक्सरसाइज, व्यायाम, वर्जिश वो आप करते रहें। वो घर में भी करने के लिए बड़ी आसान है। योगा तो कहीं पे भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप साइकिलिंग करें, डांसिंग करें, सीढ़ियों के ऊपर नीचे जाएं, बालकनी में बैठ के करें, कमरे के अंदर बैठ के करें, खिड़की खोल के करें, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सारी व्यायाम है जो कि हर कोई अपने अपनी उम्र के हिसाब से और अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकता हैगा। और उसके अलावा आप अपने दिमाग को खाली ना छोड़ें। जैसे हमने कहा था कि आप अपने आप को बिजी रखें, और इस तरह से बिजी रख सकते हैं कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा आपको याद आएगी कि वो 3 महीने में मैंने वो कर लिया जो कि मैं 3 साल या 30 साल में नहीं कर पाया था। तब आपको खाना भी अच्छा लगेगा, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी।
बहुत ही सकारात्मक बात कही है डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि इंसान को इतना समय घर में रहने के लिए, अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए और अपनी हॉबीज को पूरा करने के लिए इतना समय जीवन में कभी नहीं मिलता जितना इस पीरियड में मिल गया। तो ये बहुत ही सकारात्मक चीज है। और आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि हमारा जो भोजन है वो बहुत ही बैलेंस्ड और पौष्टिक होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हमारा मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। तो हमको इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वेट ना बढ़ने पाए और जो कैलोरीज हम ले रहे हैं वो प्रॉपर बर्न हो जाए। और डॉक्टर साहब इस बीच हमारे पास फोन आ रहा है बड़ौद से महेश शर्मा जी का। महेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। महेश शर्मा बड़ौद से जी, आप हमारे बड़े रेगुलर श्रोता हैं। आज ये मालूम करना चाह रहा हूँ, कोरोना से जो बचकर आए हैं उनके लिए क्या क्या सावधानियां रखी जाएंगी, कोरोना संक्रमण से बचाव के क्या क्या उपाय हैं? देखिए महेश जी, ये सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है जी। मेरा ख्याल है कि जो कोरोना से बच के आ गए हैं, जैसे कि 20,000 के करीब हमारे देश में बच के आ गए हैं और इससे ज्यादा अभी और बच के आएंगे। ये जो बच के आ गए हैं ये एक आपकी धरोहर है समाज में। एक तो है कि इनके अगेंस्ट आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि अब ये बीमारी किसी को फैलाएंगे, क्योंकि इनकी रक्षा उस इम्यूनिटी ने कर दी है जो इनके शरीर में उत्पन्न हो गई थी इन्फेक्शन के दौरान जी। इनफैक्ट इनकी इम्यूनिटी इतनी कारगर है कि इनका प्लाज्मा ब्लड में से लेके उन मरीजों को दिया जा सकता है जो कि मरने की हालत में भी हो सकते हैं कोविड की वजह से। तो ये तो काफी सुधरे हुए हैं, ये काफी स्ट्रांग हो गए हैं और ये अपनी इम्यूनिटी लेके आए हैं। इनके अगेंस्ट आपके मन में कभी ऐसा कोई विचार नहीं आना चाहिए, ओहो ये तो कोविड वाला था। देखिए कोविड वाला मरीज स्ट्रांग होकर निकलता है तो वो और अच्छा निकल के चलता है और उसको अपने आप को करने के लिए कोई जरूरत और नहीं है। लेकिन कोविड एक ही वायरस है। कोविड जैसे 100 दूसरे वायरस हैं जो कि हर मौसम में हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं। तो ये जो बचाव बताया जाता है, जो मास्क का बचाव, देखिए मैं आपको एक चीज बड़ी अच्छी से मोटी सी बताना चाहता हूँ जी। आमतौर से जब भी मौसम बदलता है तो खांसी जुकाम होती है। इस बार हमको वो खांसी जुकाम सुनने में नहीं आ रहा, लोगों को देखने में नहीं आ रहा, क्योंकि जो मास्क हमने लगाया है वो सिर्फ कोविड से बचाव नहीं कर रहा है, वो 100 दूसरे वायरस से भी कर रहा है। तो अगर वो दूसरे वायरस से ये बचाव कर सकता है तो ये कोविड का मरीज जो निकल के आता है उसको वो मास्क लगाना है, जो थूकना नहीं है कहीं पे, खकारना नहीं है कहीं पे, छींकना नहीं है और दूसरे को बचा के रखना है, वो करता रहेगा तो उसमें और भी उसको फायदे रहेंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने कही। हाथ जो आप धोते रहिए साबुन पानी से, उससे आपका बचाव जरूरत नहीं है कोविड के लिए। लेकिन आप शायद जान के आश्चर्य होगा कि हाथ को अगर हम साफ रखेंगे, धोएंगे, उससे हमारी इतनी बीमारियों का राहत मिलेगी, चाहे वो पीलिया वाली हो, चाहे दिमाग वाली हो, चाहे फेफड़े वाली हो, चाहे आंतों वाली हो। देखिए आंतों में जो तकलीफ होती है, डायरिया की जो पेचिश लगती है, उससे 2000 मौतें रोज की होती है जी, उनमें कम आ जाएगा जी। बहुत ही अहम जानकारी डॉक्टर साहब यहाँ पे आपने दिया है। और श्रोताओं, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। अब हम और फोन कॉल्स नहीं ले पाएंगे। डॉक्टर नरेश, आपने हमारे इस कार्यक्रम से आप जुड़े और आपने हमारे तमाम श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम पुनः सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।